दोस्तों आपको कैसा महसूस होगा अगर आप सुबह उठें और आप देखें कि आपके घर के बाहर एक लंबी दीवार बन गई है और वो शहर को दो भागों में विभाजित। ऐसी ही कुछ घटना हुई थी 13 अगस्त 1961 को बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी का एक शहर है और वहां पे ये घटना क्यों होती है उस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम जानने की कोशिश करेंगे बर्लिन क्राइसिस के बारे में, जो 1958 से लेकर 1961 के बीच एक घटना है। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है, यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जीत जाते हैं, जर्मनी वाली साइड हार जाती है। ये लोग फिर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि अब दुनिया कैसे बनानी है, उसी के तहत ये जर्मनी को कैसे रखना है उसके बारे में भी बातें करते हैं। ये लोग मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे हम लोग याल्टा कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। उसके बाद और फिर पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां पे ये क्या करते हैं, जर्मनी को 4 भागों में बांटते हैं और इन चारों भागों पे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और यूएसएसआर एक एक पार्ट पे कब्जा करके उसे रूल करने की कोशिश करता है। जर्मनी को बांटने के साथ साथ ये लोग बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांट देते हैं। अब बर्लिन जो था वो जो रसिया वाला जर्मनी है उसके अंदर पड़ता था। तो प्रॉब्लम की शुरुआत ऐसे होती है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। अलग अलग जोन पे वो लोग कंपीट करने की कोशिश करते हैं। एक साइड कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, एक साइड कैपिटलिस्ट विचारधारा होती है। अब ये चारों लोग अलग अलग हिस्से को क्योंकि रूल कर रहे हैं तो अलग अलग व्यवस्थाएं भी वहां होंगी और बर्लिन के अंदर भी उसी तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन बर्लिन जियोग्राफी के तौर पे वो ईस्ट जर्मनी में था जो यूएसएसआर के कब्जे। 1948 में बर्लिन ब्लॉकेड नाम का एक इवेंट होता है। उस इवेंट के तहत यूएसएसआर बर्लिन को कंप्लीटली कट ऑफ कर देता है। रोड और जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके रास्ते बंद कर देता है। इससे टैकल करने के लिए यूएसए और उसके साथी लोग फ्लाइट से सामान पहुंचाते हैं अपने साइड के जोन। तो ये तो बर्लिन ब्लॉकेड की कहानी है। लेकिन अब हम बर्लिन क्राइसिस के बारे में जानते हैं। घटना है 1958। वेस्टर्न कंट्रीज एयरलिफ्ट के माध्यम से बर्लिन ब्लॉकेड से तो निपट लेती हैं और बर्लिन ब्लॉकेड फिर खत्म भी कर देता है यूएसएसआर जब उसको लगता है कि उस बात का असर नहीं हो रहा है। लेकिन 1948 से लेकर 1958 में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके बाद बर्लिन क्राइसिस आता है। अब 1948 से लेकर 58 के बीच में ऐसी क्या बातें होती हैं वो आपको समझना है। दोस्तों वेस्ट बर्लिन जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर था, ईस्ट जो बर्लिन था वो यूएसएसआर के अंदर। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था, वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, वहां से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एड भी आ रहा था मार्शल प्लान के तहत, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गया था, डेवलप्ड हो गया था। इसकी वजह से जो ईस्ट जर्मनी वाले लोग थे, जो यूएसएसआर वाले लोग थे, वो इधर आने लग गए थे। बहुत सारे लोग इधर आते थे, इधर की चीजें देखते थे, उससे मोटिवेट भी होते थे। तो ईस्ट जर्मनी वाले पार्ट में एक अनरेस्ट सा था, लोगों को लगने लगा था कि यूएसएसआर गलत रूल कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें वहां होने लगी थी। तो यूएसएसआर को उस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए भी और इस तरह का ट्रांसफर जहां से एक साइड के लोग दूसरे साइड जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग बर्लिन को कंट्रोल करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। अब वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के यूनिफिकेशन के बारे में भी लोग सोचने लग जाते हैं, उस तरह की बातें होने लग जाती है। यूएसएसआर का कहना होता है कि अगर यूएस के जो गैरिसन्स हैं या मिलिट्री है वो बर्लिन को छोड़ देगी तभी यूनिफिकेशन के बारे में बातें हो सकती हैं। यूएसए का कहना था कि नहीं भाई, हमारी प्रेजेंस वहां पे जरूरी है यूनिफिकेशन के। इसी के तहत 1958 में खुर्सेव धमकी देते हैं अमेरिका को कि 6 वीक के अंदर आपको ये देश छोड़ के चले जाना है, बर्लिन को छोड़ देना है, तभी यूनिफिकेशन या उस तरह की बातें होंगी। अब इस चीज को अमेरिका सीरियस लेता है। फिर दोनों कंट्रीज के बीच में एक नेगोशिएशन होता है फॉरेन मिनिस्टर लेवल का 1959 में, लेकिन वो सफल नहीं होता। 1959 में एक कैंप डेविड समिट भी होती है जहां खुर्सेव और आइसेनहावर जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कुछ कंक्रीट निकल के भी नहीं आता है। और 1960 में एक घटना हो जाती है। U2 एक स्पाई एयरक्राफ्ट था जो पकड़ा जाता है यूएस का यूएसएसआर में। उससे ये प्रूफ होता है कि यूएसए कहीं ना कहीं स्पाई कर रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूएसएसआर की। उससे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और फिर कोई भी उम्मीद नहीं बचती कि दोनों कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करेंगे। उसके बाद जो यूएसएसआर के हेड होते हैं खुर्सियो, वो वेट करते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो जाए, जो नया प्रेसिडेंट आएगा उससे बातें होंगी। अमेरिका में इलेक्शन होता है, वहां पे एक नए प्रेसिडेंट आते हैं JF कैनेडी, जो काफी यंग होते हैं। उनके साथ फिर से एक नेगोशिएशन की बातें होती हैं। वियना में दोनों लोग मिलते हैं। उस समिट में 3 इशूज होते। एक तो कंबोडिया लाओस का इशू था, दूसरा डिसआर्मामेंट का इशू था, तीसरा बर्लिन के बारे में थी। तो डिसआर्मामेंट के बारे में और कंबोडिया के बारे में तो थोड़ी बहुत बातें हुई भी, लेकिन बर्लिन के बारे में कोई बात नहीं हुई। अब उस समिट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है और इसी से मोटिवेट होकर खुर्सियो फिर दीवार बनाने का प्लान करते हैं। वो ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से कंप्लीटली अलग करने का प्लान बनाते हैं और एक दीवार खड़ी कर देते हैं जहां पे बहुत बार वो कुछ फैमिलीज को अलग कर देता है, शहर को ऐसी जगह से डिवाइड करता है कि अब कोई मूव नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, इस दीवार के आसपास सेना भी लगा दी गई थी कि कोई भी इंसान अगर इस दीवार को क्रॉस करके दूसरे साइड जाने की कोशिश करेगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। आधुनिक इतिहास का ये बहुत ही रेयर केस है जहां पे ऐसी दीवार बना दी गई है। और बहुत बार तो परिवार भी थे कि एक परिवार एक साइड रह रहा है, दूसरा परिवार दूसरे साइड रह रहा है, वो लोग भी डिवाइडेड हो गए थे और ये बहुत ह्यूमन ट्रेजेडी के रूप में देखा गया है। अब इसको अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से देखा भी, लेकिन इस दीवार के बनने के बाद जो बर्लिन के यूनिफिकेशन का प्लान था वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो गया
और फिर ये दीवार गिराई जाती है 1989 को, और ये दीवार का गिरना भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर के विघटन के सिंबल के तौर पे देखा जाता है। तो ये बातें हैं बर्लिन क्राइसिस के बारे में, जो लगभग 1958 से लेकर 1961 तक चलती है। उस दौर की और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए, चाहे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के बारे में बातें हों या जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है उसके बारे में है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट हम लोग लेके आते रहेंगे, ऐसे ही कहानी के तौर पे बताते रहेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए।